नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेजोड़ बस्तर। आप सबका बहुत स्वागत है। बस्तर, जिसका नाम लेते ही जो शब्द जहन में सबसे पहले लोगों के आता है वो नक्सलवाद है, उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। कई दशकों तक लाल आतंक इस क्षेत्र के लिए विकास की सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया। लेकिन अब समय बदला है, दुनिया बदली है, देश बदल रहा है और अब तो बस्तर में भी बदलाव की बयार चली है। संभाग के 7 जिलों में बुनियादी सेवाएं किस कदर तेजी से बेहतर हो रही हैं, इसका जीवंत उदाहरण आज का बस्तर है। जीवन बेहतर बन रहा है, कहें कि पूरा बस्तर ही अब एक नए सिरे से उभर रहा है, बेहतर बन रहा है, नया कर रहा है। हम आज से अपने खास कार्यक्रम बेजोड़ बस्तर के जरिए आपको नए दौर के बस्तर की आज की तस्वीर दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे। आज जानते हैं बस्तर के एक और जिले का हाल। तो आज हम बस्तर जिले की बात करें। बस्तर देश ही नहीं, दुनिया में अपनी अनूठी सम्मोहक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। आज भी यहाँ प्राचीन आदिम संस्कृति अपने मूल स्वरूप में मौजूद है, मगर आधुनिकता के प्रभाव में दशकों पुरानी संस्कृति को बचाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। और ऐसे में प्रदेश सरकार ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन पर प्राथमिकता के साथ काम शुरू कर दिया। इसी सोच का नतीजा है बादल, जो आने वाली पीढ़ी को बस्तरिया लोक कला के विविध आयामों को पहचानने का काम कर रहा है। बादल, पूरा नाम बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर। ये नाम महज एक संस्थान का नहीं है, बल्कि तस्वीर है बदलते बस्तर की। वो बस्तर जिसकी पहचान कभी बारूद और दहशत से थी, वहां बस्तर की संस्कृति और विरासत को नई उड़ान दी है बादल एकेडमी ने, और इस उड़ान को पंख दिए भूपेश सरकार ने। बादल संस्थान आज लोक कला के विविध आयामों के संरक्षण और संवर्धन पर काम कर रहा है। बस्तर की संस्कृति को संजोए रखने में बादल अपनी तरह का अनूठा प्रयोग बन गया है। बादल वास्तव में बस्तर की जो लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, उनके संरक्षण, संवर्धन और शुद्ध रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से बना हुआ है। यहाँ पर जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार और आदिवासी समाज के लोग सारे जुड़े हुए हैं। साथ ही उनके लोक नृत्य, लोक गीतों और जो लोक वाद्य हैं, साथ ही उनके जो शिल्प हैं, उनको भी संरक्षण और उनका प्रशिक्षण भी बादल के माध्यम से दिया जा रहा है। 4-5 माह पूर्व यहाँ की जो संस्था है वो खैरागढ़ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त की, और उसके बाद हम यहाँ पर 5 कोर्स प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से लोक संगीत है, गीतांजलि है, तबला वादन है, शास्त्रीय गायन है और वादन में तबला। इसमें लगभग 62 विद्यार्थी हमारे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संबद्धता के साथ बादल एकेडमी में 5 विषयों की कक्षाएं संचालित हैं, जिसमें गायन, तबला, लोक संगीत और स्थानीय बोली भाषा जैसे विषय शामिल हैं। बादल एकेडमी में बस्तर के सभी लोकगीत, लोक नृत्य और गीतों का संकलन, छायांकन, फिल्मांकन, प्रदर्शन और नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि लोक गीत में मैं बहुत रुचि रखती थी, लेकिन विधि पूर्वक हमें कहीं पर भी सीखने की जगह नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे पता चला तो हमने यहाँ पे विद्यार्थी के रूप में हमने एडमिशन लिया। पुस्तकों में कई पाठ जो है हलवी के भी जोड़े गए हैं, तो उसमें कुछ साहित्यिक शब्द होते हैं जिसे मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, तो बादल में आकर मुझे ये सब सीखने को मिल रहा है। बादल आज बस्तर की आदिम संस्कृति और धार्मिक रीत रिवाज को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। हल्बी और गोंडी जैसी महत्वपूर्ण स्थानीय बोलियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे राजा बोले दाढ़ी भाले। बस्तर संभाग की स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित विभिन्न नाटकों का मंचन बादल के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जनजातीय समुदाय में इन वीर शहीदों की स्मृतियां स्थायी रह सकें। हाँ, मैं
गोंडी भाषा और हल्बी भाषा यहाँ पर दो मुख्य बोलियाँ अभी इनका प्रशिक्षण कार्य चालू है, जिसमें मैं गोंडी टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर बादल में। बस्तर जैसे सुदूर इलाके में क्लासिकल सीखना बच्चों में अभी थोड़ा कम है रुचि, लेकिन चूँकि खैरागढ़ बहुत दूर हो जाता है, लोगों में सीखने की एक ललक भी है, इसीलिए बच्चे आ रहे हैं, अभी वो रुचि ले रहे हैं तबले सीखने में। मैं यहाँ पे 1 वर्षीय और 2 वर्षीय जो लोक संगीत डिप्लोमा कोर्सेज चल रही हैं, उसमें लोकगीत और लोक नृत्य दोनों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में उनको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि 1 वर्षीय डिप्लोमा में छत्तीसगढ़ के आधार पर सिलेबस है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में बताया जाता है, और 2 वर्षीय कोर्स में भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। बादल एकेडमी बस्तर की आर्ट, लिटरेचर और कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अहम विरासत साबित होगा। तो आदिम संस्कृति के चिन्हों को संवारना सरकार ने प्राथमिकता में लिया और यही काम ये एकेडमी बादल एकेडमी कर रही है। बस्तर की आदिम संस्कृति बाहरी लोगों को अपनी ओर अक्सर आकर्षित करती है, साथ ही यहाँ के पर्यटन केंद्र भी बेहद आकर्षक हैं और इन्हें बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे सरकार ने समझा, शासन प्रशासन लगातार ये काम कर रहा है। दूसरे प्रदेश से बस्तर आने वाले सैलानी करीब से बस्तरिया संस्कृति को पहचाने, इस दिशा में प्रशासन ने चित्रकूट, तीरथगढ़ समेत कई पर्यटन केंद्रों पर होम स्टे की सुविधा शुरू की, जो पर्यटकों के लिए बड़ा ही नया और रोमांचक अनुभव है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का नया मौका भी ये स्कीम लाई। बस्तर और पर्यटन दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। कुदरत ने बस्तर को चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात जैसे कई खूबसूरत रंगों से सजाया है। इसे निहारने के लिए देश विदेश के कई पर्यटक आते हैं। दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। नक्सलवाद की वजह से कई दशकों तक पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़े बस्तर ने अब एक नई करवट ली है। सैलानियों के लिए जिला प्रशासन एक नई पहल कर होम स्टे पर्यटन कॉटेज की शुरुआत कर चुका है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को ये कॉन्सेप्ट बेहद रास आ रहा है। निजी होम स्टे के द्वारा सैलानियों को सीधे सीधे बस्तर की संस्कृति से जुड़ने का मौका दे रहे हैं। जो था होटल हमने बंद किया और होम स्टे का कॉन्सेप्ट पे काम किया, और पहले हमारे पास 3 कमरे थे, फिर हाँ वो चले और सीजन रहता है तो अच्छा चलता है, और फिर बाद में हमने 3 कमरा और ये किया, तो लगभग अभी हमारे पास 3 अच्छे हैं और 3 कमरे यानी टोटल 6 कमरे हैं। और सरकार ने जो भी यहाँ यानी सुविधाएं कलेक्टर साहब के द्वारा और जनपद के द्वारा सभी यानी मतलब सुविधाएं और बढ़ावा करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रयास सराहनीय है। आते हैं तो उनको बस्तर की कल्चर, खान पान कराते हैं सर। क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप लोग? सुविधा खाने का सर, जैसा चापड़ा चटनी, वो ये सब कराते हैं। और यहाँ पे लोकल गाइड के रूप में यहाँ पे काम करता हूँ, जिससे जिला प्रशासन द्वारा मुझे ट्रेनिंग मिली थी और सालाना मैं 60 से 70 हज़ार रुपये कमाता हूँ। इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देना था। बस्तर में संचालित होम स्टे की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ पर्यटकों को आदिवासी कल्चर से रूबरू कराया जाता है। लोकल और देसी स्वादिष्ट व्यंजन, वो भी घर पर बना हुआ, सैलानियों को परोसा जाता है। निजी कॉटेज में सैलानी जहां बस्तर वासियों की कला, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन को बेहद करीब से देख और जी सकते हैं, वहीं सरकारी कॉटेजेस में आत्मसमर्पण कर चुकी नक्सली कर्मचारी बनकर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ऐसा ही एक कॉटेज चित्रकूट के लामड़ागुड़ा में बनाया गया है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी आत्मसमर्पित नक्सली हैं। चित्रकूट और तीरथगढ़ समेत कई पर्यटन स्थलों में कॉटेज तैयार हैं।
यहाँ सैलानी बेहद सुकून भरे पलों का आनंद ले सकते हैं। यानी पर्यटकों के लिए बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है, तैयार है। होम स्टे के जरिए बस्तरिया संस्कृति का अनुभव करने यहाँ सैकड़ों सैलानी आ भी रहे हैं। होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में बिल्कुल नए अनुभव को लेकर आया है। सरकार की पहल से बस्तर में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यहाँ अब तक 26 होम स्टे को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 16 संचालित हैं और 10 होम स्टे पर काम जारी है। खेती किसानी करना बस्तर के किसानों के लिए हमेशा से बड़ा ही मुश्किल काम रहा। नक्सली दहशत के कारण स्थानीय लोग खेती से अक्सर दूर भागते थे। नतीजा पलायन और बेरोजगारी यहाँ की बड़ी समस्या रही। मगर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल ने बस्तर के किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। पहले बारूद की गंध जिन इलाकों में थी, युवाओं को गुमराह कर रखा था, आज उन्हीं इलाकों में कॉफी की खुशबू है और यहीं के युवा काम कर रहे हैं। कॉफी की खेती की ये तस्वीरें कर्नाटक और दक्षिण भारत के किसी राज्य की नहीं हैं, बल्कि बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित इलाके की हैं। जिन इलाकों में कभी बंदूक की धमक सुनाई पड़ती थी, आज वहां कॉफी की महक है। बस्तर की आबोहवा कॉफी की खेती के लिए पूरी तरह अनुकूल है। यहाँ 500 मीटर से ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं और कॉफी की खेती के लिए पर्याप्त स्लोप इन पहाड़ियों पर उपलब्ध है। सारी संभावनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन की मदद से कॉफी की खेती इस इलाके में शुरू की गई। आज झीरम, दरभा, डिलमिली, ककालगुर, इरिकपाल जैसे दुर्गम इलाकों में 300 एकड़ से अधिक पर कॉफी का उत्पादन हो रहा है। इसमें अरेबिका, सैमरेमन, चंद्रगिरी ड्वार्फ और रोबस्टा जैसी कॉफी वैरायटी शामिल हैं। काम करने से हमको बहुत कुछ बदला। जो यहाँ पे काम नहीं करता था, बाहर काम करता था, दरभा से बाहर जाके काम करता है, वो दरभा में अभी कॉफी प्लांट में काम करने आ रहे हैं। और उनको भी जिसके पास पैसा, जरूरत का पैसा नहीं था, तो कॉफी प्लांट में आके जरूरत का पैसा अपने पास कर रहे हैं। किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए भी नहीं था, वो भी अपना वो कर पा रहे हैं। और मैं खुद यहाँ पे आकर 4 साल से हूँ। मेरे बच्चे के लिए तो नहीं था, ना मेरे हस्बैंड नहीं थे। मैं यहाँ के कॉफी प्लांट से आके मैं अपने बच्चे का जो भी जरूरत है मैं पूरा कर पा रही हूँ। 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। यहाँ काम में आके थोड़ा घर का भी चलता है। यहाँ कॉफी तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद छीलते हैं, छीलने के बाद धो के सुखाते हैं, सुखाने के बाद रखते हैं। यहाँ काम करके थोड़ा बहुत मिलने घर के लिए चलता है। यहाँ आने के बाद बहुत बदलाव आ गया है घर में। माँ और मैं ही हैं, तो बाकी 2 ही जन हैं। यहाँ आते हैं, पौधा में देखते हैं और कॉफ़ी तोड़ते हैं और उसको ले जाके लगड़ते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं और जो पैसा मिलता है हम लोग को 2 माँ बेटी का गुजारा हो जाता है। यहाँ क्या क्या काम है आपका? यहाँ पौधा देखना, पानी डालना, साफ़ सुथरा करना, जैसे दीमक लगा है उसको साफ करना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर विभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केपी सिंह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर कॉफी उत्पादन के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। इसीलिए उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ कॉफी की खेती शुरू की गई। अभी आपने देखा होगा कई महिलाएं ऐसी जिनके पति नहीं है, यहाँ पर रोजगार करने के बाद में वो अपने घर को सक्षम रूप से चला पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। इस परियोजना के माध्यम से काफ़ी रोजगार मिला है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक करीब हमने 58 लाख का रोजगार, चाहे हम कांदानार की बात करें, चाहे हम मुंडागढ़ की बात करें, चाहे हम डिलमिली की बात करें, चाहे हम दरभा की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में इस परियोजना के माध्यम से रोजगार दिया गया है। दरभा में जहाँ कॉफी की खेती की जा रही है, वहाँ आम, कटहल, सीताफल और काली मिर्च की भी खेती होगी। दरअसल कॉफी के पौधे को छांव की आवश्यकता होती है, लिहाजा इसके लिए सिलेटेंट के पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ बराबर छांव मिल सके। इन्हीं पेड़ों में काली मिर्च के पौधे को जोड़ा गया ताकि इसके सहारे वे बढ़ सकें। बस्तर के नक्सल प्रभावित किसानों के चेहरे पे कॉफी से होने वाली कमाई की मुस्कान आ चली है। फिलहाल 300 एकड़ से अधिक भूमि पर कॉफी का रकबा बन चुका है, जिसे 5000 एकड़ करने का लक्ष्य है।
बस्तर में कॉफ़ी प्लांटेशन को लेकर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांटेशन किया गया था और आज उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। 20 एकड़ की सबसे प्रथम बार जो डेमोन्स्ट्रेशन खेती की गई थी या दरभा में की गई थी और आज इससे लगभग 12 क्विंटल कॉफ़ी का प्रोडक्शन आज हमें प्रदान होता है। बस्तर की जो कॉफ़ी है उसका विशेष स्वाद है और इसकी जो डिमांड है बहुत बड़ी है। आज हम इसकी डिमांड को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अगर रकबा में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर की पहचान बस्तर के कॉफ़ी के रूप में। प्रायोगिक तौर पर खेती का उत्पाद सफल होने के बाद बस्तर कॉफी ब्रांड नाम से इस कॉफी का बाहरी बाजार में वितरण किया जाएगा। ये ब्रांड तैयार हो चुका है और उसकी कॉफी भी बाजार में मिलने लगी है। जल्दी बस्तर में कॉफी का रकबा 5000 एकड़ तक पहुंचेगा ताकि आदिवासी किसानों को रोजगार के और मौके मिले और खेती से मुनाफा बढ़े। प्रदेश की भूपेश सरकार ने न सिर्फ बस्तर जिले के अंदरूनी इलाकों की तस्वीर बदलने पर जोर दिया, बल्कि जिला मुख्यालय जगदलपुर के सर्वांगीण विकास पर भी फोकस किया। इसमें वर्षों पुराने ऐतिहासिक दलपत सागर का सौंदर्यीकरण हो या स्थानीय उत्पादों को बाजार देना, शहर में सी मार्ट की शुरुआत करना, ये सब इसी योजना का हिस्सा है। बस्तर संभाग का मुख्यालय है जगदलपुर और जगदलपुर की शान है दलपत सागर। करीब 400 साल पुराना और सबसे बड़ा तालाब होने के कारण दलपत सागर पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है। यही वजह है कि शासन प्रशासन ने इसके सौंदर्यीकरण पर खास तवज्जो दी। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर का कायाकल्प करने प्रदेश सरकार ने 1,92 लाख रुपए की लागत से दलपत सागर में पाथवे का निर्माण कराया। 76 लाख की लागत से टापू का सौंदर्यीकरण किया। 49 लाख की लागत से विद्युतीकरण का काम हुआ। खंडहर बन चुके पुराने भवनों का स्वरूप बदलकर आकर्षक रूप दिया। साथ ही 2 करोड़ 6 लाख की लागत से बस्तर गैलरी बनाई गई। पहले जो है हमारे दलपत सागर में उतनी सुविधा नहीं थी और उतनी अभी सौंदर्य वहाँ का बढ़ गया है और जैसे वहाँ का एरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ही अभी गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। ये घूमने लायक बहुत पास भी है और बहुत अच्छा जगह भी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग भी आते हैं और यहाँ के जो पास वाले निवासी हैं ना, तो वो आए दिन जाते ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी ना बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। प्लस हर जगह अच्छे से घूमने लायक बना दिए हैं। प्लस वहाँ खाने पीने की भी सुविधा है। जगदलपुर शहर में न सिर्फ दलपत सागर का कायाकल्प हुआ, बल्कि युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। बस्तर के इतिहासकार लाला जगदलपुर के नाम पर शहर के बीचों बीच 409.20 लाख की लागत से एक लाइब्रेरी बनी है, जहां 24 घंटे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में जरूरत के मुताबिक सभी विषयों की किताबें और ऑनलाइन पढ़ाई की फैसिलिटी है। सेंट्रल लाइब्रेरी का एक हिस्सा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है। यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो मुझे लंबे आवर्स के लिए बैठने के लिए अलाउ करता है, तो जो कि मुझे घर पे थोड़ा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं लाइब्रेरी आई। और उसके बाद जो दूसरा ये था कि ये 24/7 ओपन लाइब्रेरी है, तो आप यहाँ पे कभी भी अपने अनुसार आ सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2-3 चीज़ें ये हैं कि जैसे मुझे अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना था तो यहाँ पे वाईफाई की सुविधा है और इसकी वजह से मैं आराम से सारे यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स है बहुत सारे बच्चे एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसमें अपने टेस्ट सीरीज़ उस कंप्यूटर सिस्टम में दिए थे। फिर यहाँ पे डिस्कशन जोन्स है, तो कभी कुछ डाउट हुआ, कुछ वो करना है तो हम डिस्कस भी कर लेते थे। बस्तर के लोगों के स्थानीय उत्पादों को बाजार देने के लिए सी मार्ट की शुरुआत की गई। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के पुराना बस स्टैंड पर 1,55 लाख की लागत से सी मार्ट का निर्माण कराया गया। यहाँ विभिन्न शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व सहायता समूहों, कृषि उत्पाद संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों,
बुनकरों के उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। सीमाटेक के छत्तीसगढ़ सरकार की एक अनूठी पहल है जिसमें कि यहाँ की क्या ग्रामीण उत्पाद और क्या यहाँ की क्या वनों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ जो है तो उन सबको क्या सीमार्ट के क्या माध्यम से जो है कि क्या प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जिससे कि क्या वो क्या आम जन तक क्या पहुंच सके आसानी से। 40 जो है लोकल जो है मतलब समूह अपने को सामान दे रहे हैं इस समय, जिसमें कि 271 प्रकार के आइटम है अपने पास। दलपत सागर जो कि हमारे जगदलपुर का ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें सौंदर्यीकरण से लेकर बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं और उसमें बहुत सारी महिलाओं को भी काम दिया गया है स्व सहायता समूह के माध्यम से। और साथ ही लाला जगदलपुरी जो कि लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी की भी साथ में शुरुआत की गई है। साथ ही उसमें ज्ञान गुड़ी की भी शुरुआत की गई है जिसमें बच्चे बाहर दूर दूर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, अब उन्हें यहाँ जगदलपुर शहर में ही सुविधा प्राप्त हो रही है। यानी बस्तर तेजी से करवट ले रहा है। यहाँ की नई तस्वीर पूरी दुनिया को चौंका रही है, मगर ये भी सच है कि आज अगर बस्तर वक्त की रफ्तार पर सरपट दौड़ रहा है तो शासन की योजनाओं की इसमें बड़ी भूमिका है। तो आज अगर बस्तर नई करवट ले रहा है तो इसमें गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प की भी भूमिका है। भूपेश सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही इस संकल्प को लिया और उसी संकल्प का नतीजा आज दिख रहा है। बस्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान तैयार हो रहे हैं जो स्थानीय खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में नई माइलस्टोन की तरह सामने आए। फुटबॉल का ये मैदान बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल सिंथेटिक ग्राउंड है जिसका निर्माण CSR पॉलिसी के तहत हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरता ये मैदान इस बात की गवाही है कि बस्तर तेजी से बदल रहा है। NMDC की मदद से जिला प्रशासन ने 38 करोड़ की लागत से इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा खेल परिसर का निर्माण कराया है, जो कि बस्तर वासियों के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। बस्तर में अब राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जा सकेगा। शहर में ग्राउंड बना इसलिए सिंथेटिक ट्रैक है क्योंकि यहाँ बस्तरवासी बच्चों खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आगे तक नेशनल के लिए मेडल भी ला सकता है। जैसे बाहर में कहीं जाता है नेशनल तो बच्चे क्या ज़मीन में दौड़ता है और इधर सिंथेटिक वाला ट्रैक में करता है तो बहुत अंतर होता है। फुटबॉल ग्राउंड तो बहुत अच्छा ही बना है और ऐसी हर जगह बनाना चाहिए फुटबॉल ग्राउंड। ये तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में शायद यही फुटबॉल ग्राउंड एक ही है जो अच्छा बना है। यहाँ पे खेल की सुविधाएं काफ़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी क्रिकेट के लिए जो ड्यूज बॉल मैदान होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को प्रयास करना चाहिए और अभी जो फुटबॉल को लेकर लगातार ग्राउंड बन रहे हैं उससे प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम कैंप लगाकर यहाँ के लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिले। कुछ सालों पहले तक मानकों के अनुसार खेल मैदान नहीं होने से बस्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अनुरूप तैयारी करने में मुश्किलें पेश आती थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय में खेल मैदानों को तैयार करने का फैसला हुआ और इसमें NMDC अग्रणी सहयोगी साबित हुआ। फुटबॉल मैदान के साथ साथ धावकों के लिए 400 मीटर एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन हॉल, इसके साथ ही खिलाड़ियों के फिटनेस के लिए जिम की व्यवस्था भी की गई। NMDC के सहयोग से जगदलपुर में इंडोर खेल जैसे शतरंज, टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए भी हॉल तैयार किया गया है। इसके अलावा हैंडबॉल ग्राउंड, 2 टेनिस कोर्ट भी NMDC के सहयोग से तैयार किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जितने भी मैदान तैयार हुए हैं सभी फ्लडलाइट से सुसज्जित हैं। सरकार के सहयोग से और NMDC और DMF फंड से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और अब इसका फ़ायदा जैसे जैसे हमारे अधोसंरचनाएं खेल संरचना अपने पूर्णता की ओर होते जा रही है वैसे वैसे अब खिलाड़ियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। टोटल कितनी लागत से ये बने हैं सर? सारे जो है इसमें भारत सरकार से 5 करोड़ रुपए इस मैदान के लिए प्रदर्शन हुए हैं। बाकी स्थानीय CSR मत्स्य DMF फंड से लगभग दोनों मिला के लगभग 38 करोड़ रुपए पूरे 2-3 सालों में खेल अधोसंरचना के निर्माण में व्यय किए गए हैं। इन
इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के खेल परिसर के विस्तार का काम जारी है। 4 बैडमिंटन कोर्ट और 100 सीटर स्पोर्ट्स हॉस्टल के विस्तार के साथ कबड्डी, जूडो, कराटे, कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए भी इंडोर कैंपस तैयार हो रहा है। यानी CSR पॉलिसी के तहत बस्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान बन रहे हैं, जो यहाँ के साथ साथ प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में माइलस्टोन साबित हो रहा है। तो हमारी इस खास प्रस्तुति में आज बस इतना ही। नमस्कार।